हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम अप्रैल महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत से टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है ओबिचुरी, जिनका देहांत हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं अप्रैल के महीने में, तो उसको हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आपको भी पता है कि ये वीडियो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक जो है वो आपने जरूर देखना है। बट सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसको लॉगिन कर लें। देन क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप इसको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका प्राइस यार बहुत ही कम है। एक बार आप भी देखेंगे तो हम बहुत ही कम प्राइस पे इसको आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम आपको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। इसके अंदर आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और इसमें आपको मिलेंगे मंथली करंट अफेयर्स। तो डेली आपका रिवाइज हो जाएगा। डेली में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको मिलेगा क्विज, ताकि आप डेली इस क्विज को अटेम्प्ट कर सको और देख सको यार कि कितने करंट अफेयर जो है वो उसमें हम रिटेन कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं। ऐसे ही आपको साप्ताहिक करंट अफेयर मिलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो साप्ताहिक करंट अफेयर में भी आपको टॉप 60 करंट अफेयर्स मिल जाएंगे पर्टिकुलरली उसी हफ्ते के। इसमें आपको क्विज मिल जाएगा, डिटेल करंट अफेयर की पीडीएफ में मिल जाएगी वीकली, ताकि आप उसको दोबारा दोबारा रिवाइज कर सको। फिर मंथली में आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज जो है वो करंट अफेयर्स मिलेंगे और आपको कई कैटेगरीज में मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको टॉप 100, जैसे यहाँ पे टॉप 60 है वीकली, वैसे यहाँ पे टॉप 100 करंट अफेयर्स में मिलेंगे, ताकि आप फटाफट अपने एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर सको। तो ये तो हो गया डेली, वीकली और मंथली। इसके बिना हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बिना मिलेंगे आपको स्पेशल करंट अफेयर्स। स्पेशल का मतलब है जैसे कि कोई बैंकिंग का एग्जाम है तो बैंकिंग के लिए हम अलग से करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो इसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी का सेशन सबसे अलग से लिया जाता है, जिसमें हम आपको क्विज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको बैंकिंग के रिलेटेड पीडीएफ में मिलेंगी। और हम स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे कोई एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जामिनेशन है जैसे, तो उसमें आपको ये करंट अफेयर एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए मिल जाएंगे। ऐसी कोई और एग्जाम आता है उसके लिए भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो नेशनल लेवल का एक बड़ा एग्जाम होगा स्पेशली बैंकिंग से रिलेटेड। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेट करंट अफेयर्स जो हैं यहां से मिल जाएंगे। और खास बात क्या है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं, तो स्टेट स्पेसिफिक आपको जीके यहां से मिल जाएगी। टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेगा। मान लो आपको किसी एग्जाम के लिए सिर्फ अवार्ड्स रिवाइज करने हैं, आपको अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करनी है, आपने स्पोर्ट्स वाला रिवाइज करना है, डिफेंस वाला रिवाइज करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स रिवाइज करनी है, तो आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर यहां से मिल जाएंगे। पर्टिकुलरली हर मंथ हम उसको बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो नेशनल अफेयर जैन से लेकर दिसंबर तक अपडेट कर दिया गया है इसमें। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये 2022 का, लेकिन 2023 में आपको मंथ वाइज मिल जाएगा। जब पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे साल का भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें कोई अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपको एक ही पीडीएफ के अंदर जो है वो मिलेंगी, एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। तो फटाफट आप अपनी प्रेपरेशन के लिए अफेयर्स क्लाउड के साथ जुड़ें, उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड आपको पता है कि किस तरह से करना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर आप करंट अफेयर्स को 1 साल के लिए और 2 साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। यार प्राइस बहुत ही कम है, लेकिन उसके ऊपर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर ESH10 कोड को आप यूज करोगे। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@affairscloud.com, या इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरी का जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अप्रैल महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ओबिचुरीज, जिनका देहांत हुआ है अप्रैल के महीने में, उनको हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और पहला क्वेश्चन है, केरला साहित्य अकेडमी अवार्डी जिनका नाम है सारा थॉमस, इन्होंने केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता है। इनका देहांत हो गया मार्च के महीने में। इनको केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो मिला था कौन सी नॉवल के लिए, नर्मदी पुदवा के लिए। और ये अवार्ड जो है वो कौन से ईयर में दिया गया था, ये अवार्ड मिला था इनको 1979 में। इवन इनको एक बार जो है वो केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं मिला, इनको 2 बार केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। एक तो इनको 1979 में मिला है, एक बार 2010 में मिला है। 1979 में इनको इस नर्मदी पुदवा नॉवल के लिए दिया गया था, लेकिन जो दूसरी बार 2010 में दिया गया था वो इनको ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो कि इन्होंने मलयालम लिटरेचर के लिए लिखा था, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा थॉमस एक बहुत ही फेमस मलयालम राइटर हैं, जिनका देहांत हो गया। 2 बार केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो जीत चुकी हैं। इनका केरला में ही जन्म हुआ था, 88 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। और इनका 1934 में जन्म हुआ था, वो भी ब्रिटिश इंडिया के दौरान, जो केरला था वहां पे इनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
जापानीज कंपोजर थे और ऑस्कर अवॉर्डी थे, जिनका नाम क्या है? रुइची साकामोतो। उनका देहांत हो गया अप्रैल के महीने में। उनको ऑस्कर अवार्ड 1988 में दिया गया था। कौन सी मूवी के लिए उनको ये ऑस्कर अवार्ड मिला था? एक बहुत ही फेमस आप कह सकते हो कंपोजर रहे हैं जापान के, और इनको पॉप पायनियर भी कहा जाता है, मतलब पॉप को आगे लेके जाने के लिए इनको जाना जाता है। और इनका नाम है रुइची रुइची साकामोतो। इनका 71 साल की उम्र में देहांत हो गया। 1953 में इनका जन्म हुआ था टोक्यो जापान के अंदर ही, और 1988 में इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था। मूवी थी द लास्ट एम्परर। आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। तो आपने याद रखना है, इनको ये अवार्ड मिला है, और इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो बेस्ट स्कोर मोशन पिक्चर्स कैटेगरी में मिला था 1988 में। और 1991 में भी इन्होंने सेकंड गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता था। एक मूवी थी, आप तीसरा ऑप्शन देख सकते हो, द शेल्टरिंग स्काई। उसके लिए इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था, वो भी बेस्ट स्कोर मोशन पिक्चर्स 1991 में इनको दिया गया था। तो नाम जरूर याद रखें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पुराने इंडियन क्रिकेटर और अर्जुन अवार्डी सलीम अजीज दुरानी, इनका देहांत हो गया है अप्रैल के महीने में। कौन से ईयर में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इनको 1961 में सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल कर लें। सलीम अजीज दुरानी, ये जन्म तो इनका अफगानिस्तान में होता है, लेकिन ये इंडियन क्रिकेटर थे, और इनका जामनगर गुजरात में देहांत हो गया। 88 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। 1934 में काबुल क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था अफगानिस्तान में, और ओनली इंडियन टेस्ट क्रिकेटर हैं जो कि अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे। और 1961 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहले क्रिकेटर थे, फर्स्ट क्रिकेटर थे जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और बीसीसीआई ने इनको कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया था 2011 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फॉर्मर जज थे केरला हाई कोर्ट के, जिनका नाम था थोथाथिल भास्करन नायर राधाकृष्णन। तो इनको TBN राधाकृष्णन के नाम से जाना जाता था। इनका अप्रैल में देहांत हो गया था। ये चीफ जस्टिस रहे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के कौन से साल के दौरान? ये 2019 से लेके 21 के बीच में कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो अपने याद रखना है, नायर राधाकृष्णन, इनको बी राधाकृष्णन के नाम से भी जाना जाता था। इनका केरला में देहांत हो गया, 63 साल के थे। और ये चीफ जस्टिस रहे हैं कई हाई कोर्ट्स के, जैसे कि छत्तीसगढ़ के भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 2017-18 में रहे। फिर इनको आंध्र प्रदेश का बना दिया गया। आंध्र प्रदेश का 2018 से लेके 19 तक रहे। फिर ये तेलंगाना के चीफ जस्टिस रहे हैं 19 के ईयर में, मतलब 2019 में। फिर कलकत्ता के रहे हैं, जो कि हम बात कर चुके हैं 2019 से लेके 21 तक। 2004 में बेसिकली ये एलिवेट हुए थे, इनको परमानेंट जज बनाया गया था केरला हाई कोर्ट का। फिर 2016 में इनको एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया था केरला हाई कोर्ट का। फिर कई पोजीशंस तक इन्होंने 2016 तक जो है वो काम किया है। फिर 2016 के बाद आप देख सकते हो कितनी हाई कोर्ट्स के ये चीफ जस्टिस जो है वो रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जगन्नाथ महातो, जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, कौन सी स्टेट के? इनका रिसेंटली देहांत हो गया है। तो याद रखना है, जगन्नाथ महातो जो हैं वो झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर थे, जिनका रिसेंटली देहांत हो गया। इनका तमिलनाडु के अंदर जो है वो देहांत हुआ है। 56 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। 1967 बकारो झारखंड में इनका जन्म हुआ था। और जगन्नाथ महातो जो है वो एक पॉलिटिशियन, बहुत ही फेमस और कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं झारखंड की सरकार के अंदर। और इन्होंने डुमरी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो सीट जीती थी, मतलब वहां से ये MLA थे। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से ये बिलोंग करते थे। और इवन इन्होंने जब झारखंड को अलग से स्टेट बनाना था, तो उसके लिए जो आंदोलन चला था, तो शिबू सोरेन ने जो चलाया था, तो उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अप्रैल 2023 में फॉर्मर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जिनका देहांत हो गया, नरेश गुप्ता जी, कौन सी स्टेट के ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रह चुके हैं? बहुत ज्यादा पोजीशंस इस बंदे ने, नरेश गुप्ता जी ने, इस स्टेट के अंदर ही निभाई हैं, और ये हैं तमिलनाडु। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तमिलनाडु के नरेश गुप्ता जी IAS ऑफिसर थे। कौन से कैडर के? 1973 बैच के, और लखनऊ उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करते थे। इनका देहांत हो गया चेन्नई तमिलनाडु में, और इनका 72 साल की उम्र में देहांत हो गया। और नरेश गुप्ता जी के पास बहुत सी बड़ी बड़ी पोजीशंस रही हैं, मतलब आप कह सकते हो फर्स्ट कलेक्टर रहे हैं ये शिवगंगा एरिया के तमिलनाडु के अंदर। 1985 से लेके 86 तक ये फर्स्ट कलेक्टर बने थे शिवगंगा एरिया के।
और फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रहे हैं तमिलनाडु के अंदर 1998 से लेके 2000 तक। फिर बाद में इनको फिर लगाया गया 2005 से लेके 2010 तक। और साथ में सेक्रेटरी भी रहे हैं गवर्नर। गवर्नर उस टाइम पे थे विशम नारायण सिंह, 1991 से लेके 93 तक उनके सेक्रेटरी रहे हैं। फिर ये होम सेक्रेटरी भी रहे हैं 2001 से लेके 2 तक। फिर मेंबर सेक्रेटरी भी रहे हैं स्टेट प्लानिंग कमीशन के 2002 से लेके 5 तक। इन्होंने एक बुक लिखी थी, अपने प्लानिंग कमीशन के एक्सपीरियंसेस को इन्होंने शेयर किया था। उसका नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया के ओल्डेस्ट बिलियनियर फॉर्मर चेयरमैन एमेरिटस महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के उनका देहांत हो गया है। तो पुराने चेयरमैन रह चुके हैं, अब उनको हम कह सकते हैं कि सलाह देने के लिए एज ए चेयरमैन जो है वो एक पदवी दी गई थी, लेकिन एज सच वो चेयरमैन नहीं थे, तो इसलिए चेयरमैन एमरिटस हम लिख देते हैं कि उनको सिर्फ पदवी दी गई है, लेकिन उनकी सलाह जो है वो लेने के लिए ये टाइटल उनको दिया गया। इंडिया के ओल्डेस्ट बिलियनियर जो हैं उनको कहा जाता था, और ये थे केशव महिंद्रा। आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। तो केशव महिंद्रा जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के, उनका मुंबई महाराष्ट्र में देहांत हो गया। 99 ईयर्स ओल्ड थे, उनका देहांत हो गया। 1923 में उनका जन्म हुआ था शिमला एरिया में, जो कि उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, आजकल हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। और अगर फोर्ब्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग देखें जो 2023 में आई थी, तो केशव महिंद्रा जो हैं वो इंडिया के ओल्डेस्ट बिलियनियर के तौर पे जाने जाते थे। ये चेयरमैन रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के 1963 से लेके 2012 तक। 2012 तक। क्या आपको पता है कि करंट चेयरमैन कौन है महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के? वो हैं अनंत महिंद्रा, काफी सुर्खियों में रहते हैं। और साथ ही साथ जो केशव महिंद्रा हैं, ये प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल होती है ट्रेड एंड इंडस्ट्री की, उसमें भी हिस्सा ले चुके हैं, उसके मेंबर रह चुके हैं 2004 से लेके 10 तक। और केशव महिंद्रा को फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से भी एक हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो मिल चुका है, अवार्ड मिल चुका है, जिसको हम क्या कहते हैं? नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर। 1987 में फ्रांस की सरकार ने जो है इनको सम्मानित किया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस हैं और बहुत ही फेमस थिएटर आर्टिस्ट हैं, जिनका नाम है उत्तरा बावकर। उनका देहांत हो गया है। कौन से ईयर में इनको संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से जो है वो सम्मानित किया गया था एक्टिंग के क्षेत्र में, हिंदी थिएटर के अंदर? और ये 1984 में इनको सम्मानित किया गया था। आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस हैं और बहुत ही फेमस थिएटर आर्टिस्ट उत्तरा बावकर। उनका पुणे महाराष्ट्र में देहांत हो गया। 79 ईयर्स ओल्ड थी और 1944 में इनका जन्म हुआ था। और उत्तरा बावकर को संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित किया जा चुका है एक्टिंग के क्षेत्र में 1984 में, और 1988 में भी इनको नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो मिल चुका है। नेशनल फिल्म अवार्ड कौन सी मूवी के लिए? एक दिन अचानक। एक दिन अचानक। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्जीनिया टावर नॉरवुड, जिनको द मदर ऑफ डैश के नाम से जाना जाता था, उनका मार्च के महीने में देहांत हो गया। तो वर्जीनिया टावर नॉरवुड, इनको द मदर ऑफ लैंडसैट कहा जाता था। आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो बहुत ही फेमस अमेरिकन एरोस्पेस इंजीनियर, इन्वेंटर कह सकते हैं, फिजिसिस्ट आप कह सकते हैं। इनका कैलिफोर्निया यूएसए में देहांत हो गया 26 मार्च 2023 को। 96 साल की थी ये। इन्होंने कई तरह के स्कैनर्स को इन्वेंट किया है, जिससे हमने अर्थ की मैपिंग की है, जिसमें हमने स्पेस से जो है वो अपनी पृथ्वी की मैपिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से की है। और 50 साल तक हमने इन्हीं स्कैनर्स का जो है वो यूज किया है। और साथ ही साथ इन्होंने लैंडसैट 2, 3, 4 और 5 के विकास में बहुत बड़ा योगदान निभाया है। इनके एक आर्टिकल अगर नासा का देखें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आर्टिकल देखें जो 2020 में उन्होंने छापा था, तो उसमें उन्होंने टाइटल दिया था द मदर ऑफ लैंडसैट किसको कहा जाया गया है? वर्जीनिया टावर नॉरवुड को। और 1979 में नॉरवुड को एक अवार्ड दिया गया था, विलियम टी पेकोरा अवार्ड। और 2021 में नॉरवुड जो है वो उनको ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर फोटोग्रामेट्री एंड रिमोट सेंसिंग की तरफ से। तो अपने याद रखना है दी मदर ऑफ लैंडसैट किसको कहा जाता है? वर्जीनिया टावर नॉरवुड को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। त्रिलोचन कनगो फॉर्मर डैश थे, ये इनका देहांत हो गया अप्रैल के महीने में। तो त्रिलोचन कनगो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा से थे, इनका रिसेंटली देहांत हो गया है। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? बीजू जनता दल पार्टी से बिलोंग करते थे। 83 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। ओडिशा के अंदर इनका देहांत हुआ। ओडिशा में ही इनका जो है वो कटक डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ था 1940 में।
ये ओडिशा की असेंबली से जो है वो एज ए एमएलए इलेक्ट हुए थे सबसे पहली बार 1971 में, फिर 1974 में इलेक्ट हुए, फिर 1984 में 85 में इलेक्ट हुए। तो इस तरह से ये पहले एमएलए रहे हैं, बाद में जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए हैं लोकसभा के अंदर ओडिशा से। ये चेयरमैन भी रह चुके हैं सेकंड ओडिशा फाइनेंस कमीशन के। तो ओडिशा के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तारिक फतेह जो कि रिनाउंड पाकिस्तानी बॉर्न कैनेडियन जो है क्या थे, आपने बताना है, ऑप्शंस आप देख सकते हो। इनका अप्रैल के महीने में देहांत हो गया है, तारिक फतेह, और ये बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट थे। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो नाम याद रखना है, एक बहुत ही फेमस पाकिस्तानी बॉर्न कैनेडियन जर्नलिस्ट, अखबारों में बहुत से आर्टिकल्स इनके आते थे, तारिक फतेह। एक सेल्फ डिस्क्राइब्ड आप कह सकते हो मिडनाइट चाइल्ड इनको बोला जाता था, मिडनाइट चाइल्ड। इनका देहांत हो गया, टोरंटो में इनका देहांत हुआ है, 73 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ। और इन्होंने जो है वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के बारे में बोला है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में इन्होंने बोला है, और साथ ही साथ इन्होंने एलजीबीटी राइट्स के लिए जो है वो लोगों की मदद की है ताकि उनको राइट्स मिल सके, मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए इन्होंने बात की है। इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं। पहली बुक का जो नाम था वो था चेजिंग ए मिराज, चेजिंग ए मिराज। तो ये बेसिकली मॉडर्न इस्लाम के ऊपर इन्होंने इस बुक को लिखा है। फिर इन्होंने दूसरी बुक लिखी थी ज्यू इज नॉट एन एनिमी, ज्यू इज नॉट एन एनिमी, मतलब इन्होंने बताया कि इस्लाम या मुस्लिम और ज्यूइश कम्युनिटी जो है वो किस तरह से इकट्ठी रहती थी या किस तरह से इकट्ठी रह सकती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट के 5 बार के चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल जी, उनका देहांत हुआ है अप्रैल के महीने में? तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खास करके पंजाब स्टूडेंट्स के लिए कि एक श्रोमणी अकाली दल के वेटरन लीडर, जिनके प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आपने कई बार फोटोज में देखा होगा कि पैर छू रहे हैं, तो बहुत ही वेटरन लीडर, बहुत ही बड़े लीडर, आप कह सकते हो कि आजादी से पहले बहुत बड़ा योगदान, उसके बाद बहुत बड़ा योगदान। तो श्रोमणी अकाली दल के एक बहुत ही फेमस लीडर प्रकाश सिंह बादल जी पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 5 बार, बहुत बड़ी बात है, 5 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इनका 1927 में जन्म हुआ था, कहां पे? अबुल खुराना एरिया में, जो कि मलौट में पड़ता है पंजाब के एरिया में। ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के, और इनके पास रिकॉर्ड है कि यंगेस्ट सीएम भी रह चुके हैं और ओल्डेस्ट सीएम भी। यंगेस्ट सीएम 43 साल के थे 1970 में जब बने थे, और उसके बाद जो है वो ओल्डेस्ट सीएम जो है वो रह चुके हैं, क्योंकि 90 साल की उम्र में भी ये चीफ मिनिस्टर के पद पे रह चुके हैं। 5 बार चीफ मिनिस्टर बने। सबसे पहली बार जो है वो 1970 में बने थे, 71 तक रहे, फिर 77 से लेके जो है वो 80 तक रहे, मतलब कोई भी टाइम पीरियड अभी 5 साल का इन्होंने पूरा नहीं किया था। फिर 97 से लेके 2002 तक इन्होंने पहली बार 5 साल पूरे किए, फिर 7 से लेके 12 तक, 12 से लेके 17 तक, लगातार 10 साल जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे। और इवन ये देश के 11th मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी रह चुके हैं, 11th मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स रह चुके हैं, क्योंकि उस टाइम पे थे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, 1977 में उन्होंने इस पदभार को संभाला था। तो बाद में फिर आप कह सकते हो कि ये पंजाब की पॉलिटिक्स में वापस आ गए, और फिर उन्होंने मतलब यहाँ पे पंजाब में आके एज ए चीफ मिनिस्टर जो है वो काम किया। पंजाब सरकार की तरफ से भी इनको कई अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है पद्म विभूषण का। पद्म विभूषण का 2015 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था पब्लिक अफेयर्स के अंदर, लेकिन इन्होंने ये अवार्ड वापस कर दिया था 2020 में, जो किसानों का आंदोलन चल रहा था उसके तहत इन्होंने 2020 में ये अवार्ड सरकार को वापस कर दिया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हिमांशु मोहन चौधरी जो कि फर्स्ट रिसिपिएंट थे पद्मश्री के उस स्टेट के, 1972 में इनको मिला था, इनका अप्रैल के महीने में देहांत हो गया है। तो ये त्रिपुरा से बिलोंग करते थे, एक फेमस आईएएस ऑफिसर थे हिमांशु मोहन चौधरी। ये फर्स्ट रिसिपिएंट थे पद्मश्री के त्रिपुरा स्टेट से। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। अगरतला त्रिपुरा में इनका देहांत हो गया। ये जो है वो फैनी डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। बेसिकली फैनी डिस्ट्रिक्ट आजकल बांग्लादेश वाले हिस्से में आती है, फिर इनकी फैमिली जो है वो वहां से निकल के जो है वो त्रिपुरा वाले एरिया में आ गई 1930 में। हिमांशु मोहन चौधरी जो है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था सिविल सर्विस के क्षेत्र में, जो कि चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने भी इनको सम्मानित किया है। इनको फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश का टाइटल जो है वो दिया था 2013 में, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी सपोर्ट की थी बांग्लादेश के लोगों के लिए जब 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो है वो चल रही थी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एशियन गेम से गोल्ड मेडलिस्ट और अर्जुन अवार्डी कौर सिंह, इनका देहांत हो गया अप्रैल के महीने में। कौर सिंह को अर्जुन अवार्डी से सम्मानित किया गया था 1982 में।
कौन से क्षेत्र में? तो आपने याद रखना है ये बहुत ही फेमस बॉक्सिंग के प्लेयर थे, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा। तो इंपॉर्टेंट है, बॉक्सिंग के प्लेयर थे और इनको जो है वो अर्जुन अवार्ड से 1982 में जो है वो सम्मानित किया गया था। ये अभी तक 6 गोल्ड मेडल जो है वो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जीत चुके हैं। और कौर सिंह ने इंडियन आर्मी को बेसिकली सबसे पहले ज्वाइन किया था 1971 में, वहां पे भी इनको सेना मेडल से सम्मानित किया गया और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया 1988 में। फिर 1977 में ये आप कह सकते हो कि बॉक्सिंग के क्षेत्र में ये आए थे और 1979 में कौर सिंह जो है वो गोल्ड मेडल जीत लेता है सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में और फिर जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं 4 बार लगातार 1983 में इसी सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। और कौर सिंह को गोल्ड मेडल मिला है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप मुंबई महाराष्ट्र में भी 1980 के अंदर और 1980 में ही कौर सिंह जो है वो अमेरिकन बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली के खिलाफ भी लड़ा था, एक एग्जीबिशन मैच था नई दिल्ली के अंदर। और 1982 में ही इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है और ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ से इनको सम्मानित किया गया था, क्योंकि इनको गोल्ड मेडल जो है वो मिला था एशियन गेम्स के अंदर 1983 में। तो आपने याद रखना है। और 1984 में ही कौर सिंह ने इंडिया को समर ओलंपिक्स में भी जो है वो रिप्रेजेंट किया था, जो कि 1984 की लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में भी शामिल कर सकते हैं। एन गोपालकृष्णन रिटायर्ड क्या थे और नोटेड ऑरेटर थे, इनका देहांत हो गया है अप्रैल के महीने में। तो आपने याद रखना है ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो एन गोपालकृष्णन एक रिटायर्ड साइंटिस्ट थे, इनका 68 की आयु में जो है वो देहांत हो गया। केरला में इनका देहांत हुआ, केरला में ही इनका जन्म हुआ था। इन्होंने CSIR का एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, वहां पे एज ए साइंटिस्ट भी इन्होंने ज्वाइन किया था 1987 में। फिर 2003 में ये जो है वो एडवांस सिस्मिक टेस्टिंग एंड रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर जो है वो चले जाते हैं, जो कि एक अर्थक्वेक इंजीनियरिंग डिवीजन है CSIR की, चेन्नई तमिलनाडु में। और ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम चैनल है, लेकिन हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से ज्वाइन करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।